मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा मई 2019 में, जब आम चुनावों के बाद जो नतीजे आए उसमें नेशनल पिक्चर में आरएलडी जैसे दलों को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, इस वक्त तो हम लोग नेग्लिजिबल हैं, सच्चाई ये है। आरएलडी का इस वक्त तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, न तो असेंबली में है और न पार्लियामेंट में है। सिर्फ राजस्थान में एक मंत्री हैं हमारे सुभाष गर्ग जी, तो वो भी गहलोत साहब के खास आदमी हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी से हैं तो इसलिए हैं। तो आज की स्थिति में तो भले ही हमारा एक जाति विशेष जो बीजेपी से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ था, किसान, वो थोड़ी भावना रखता है, लेकिन अब वो भावना को प्रोवोक किया जाए, भावना के साथ जुड़ा जाए। काम भी कर रहे हैं हम लोग भी, रोज़ समस्याओं से लिए लोगों पे जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, जाते हैं, लेकिन अभी उनको मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहे हम। एक हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है, जो स्वरूप है आज संगठन का वो नेग्लिजिबल है। आज मैं देख रहा हूँ जो भी समस्याएं, जैसे पेट्रोल डीजल का, इस पर हमको बोलना चाहिए। जयंत जी से बात हुई थी, अगले चुनाव में हमारा समाजवादी से तो अभी पैक्ट है, अब आगे और किस किस से होगा ये अभी भविष्य के घर में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, अब हमारे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो पहले तो इसमें जो आजमाइश होगी। हालांकि ये लोकल लेवल का चुनाव है, लेकिन बीजेपी तो पार्टी लेवल पे ही लड़ती है हर चुनाव, और उन्होंने तैयारी भी कर ली है अपनी शुरू, जैसा बताते हैं। कुछ कह रहे हैं डिले होगा, कुछ कह रहे हैं टाइम पे ही होगा। तो अभी तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन पंचायतों के चुनाव पे है। अब आगे देखते हैं क्या स्वरूप बनता है, कैसे होता है। जाट कांग्रेस लोकदल में लौट के आए वापस, इनका पेरेंटल वोट जाट था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो चरण सिंह जी से जुड़ा हुआ था, वो आज हट गया है। तो उसको हमको रोकना है, उसको हमको वापस लाना है। फीलिंग तो है उसकी, लेकिन अभी लौट नहीं रहा है। पहले तो पिछले चुनाव में जयंत जी यहाँ से लड़े थे 2009 में, मुझे याद है, तब तो ये कहते थे कि चरण सिंह की आत्मा आ गई है जयंत में, और अब तो ये चौधरी चरण सिंह आ गया, इसको जिताना है, वो जीते वो। अब वो यहाँ से भी हार गए हेमा मालिनी से, और बागपत से भी हार गए, और चौधरी अजीत सिंह जी भी हार गए। 3 टिकटें मिली, एक मुझे मिली। हमारा ये कॉम्बिनेशन था, भाई ठाकुर हमको मिल जाएगा हमारी बिरादरी के नारे, जाट इनके साथ होने से मिल जाएगा, और जाटव और मुसलमान, जाटव मुसलमानों का 100% वोट मिला। हमारी बिरादरी हमसे छटक गई, वो बीजेपी में चली गई, मोदी जी में चली गई। तो आरएलडी का फ्यूचर तो है, लेकिन अभी हमें संघर्ष और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। लोगों को में कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, लोगों में विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि हम ही उनके सच्चे सहयोगी हैं जो उनको न्याय दिला सकते हैं, और करते भी हम। अब वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा इसकी मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आरएलडी का फ्यूचर ब्राइट है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग मिलकर फिर संघर्ष करेंगे और फिर जीतेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है कि आप पहले एक नेशनल पार्टी में थे, कांग्रेस में, तो आपने एक क्षेत्रीय दल और उसमें भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दल को ही क्यों चुना? कास्टिफिकेशन की वजह से। मुझे ये था कि जैसे गोवर्धन, मैं यहाँ का 14 साल प्रमुख भी रहा हूँ, मथुरा विधानसभा इसका, मथुरा ब्लॉक का, तो उसमें 3/4 एरिया आता था गोवर्धन विधानसभा का, और 1/4 आता मथुरा देहात का, मथुरा शहर की देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो कि अब काफ़ी कम हो गई। तो उनमें मेरी एक्वेंटेंसेस अच्छी थी, और ठाकुरों के जो गांव थे वो मेजॉरिटी में उसी में आते थे सब, तो मेरी व्यक्तिगत जान पहचान भी उनसे थी, और पॉलिटिकली भी थी, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी थे और पॉलिटिकल भी थे। और वहाँ जब इसमें गोवर्धन जब सामान्य हुआ, पहले तो रिजर्व थी कॉन्स्टिट्यूंसी, सामान्य हुआ तो मैंने कहा जाट यहाँ 55-60 हज़ार जाट है, और करीब 70 हज़ार के करीब ठाकुर हैं वहाँ। तो मैंने कहा ठाकुर मैं हूँ, मुझे देंगे, और जाट वोट लोकदल की वजह से मुझे मिल जाएगा। तो ये सोच के मैं लोकदल में गया था, लेकिन वो भी मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठा। वो एक ठाकुर दूसरा उम्मीदवार बीजेपी का लड़ गया, तभी बीजेपी की थोड़ी सी वेव शुरू हो गई थी, तो मेरे ठाकुर वोट उधर चले गए। जाट भी थोड़े से डिवाइड हो गए, जाटों को ये लगा कि भाई ये ठाकुर उम्मीदवार उतार दिया इन्होंने, तो ये हो गया, तो फिर हमारा कभी नंबर ही नहीं आया। लोकसभा में भी यही हुआ है,
उनको ये फीलिंग डेवलप हो गई कि अगर ये हो गया तो फिर ये एक्टिव आदमी है, फिर ये इस पद को छोड़ेगा नहीं, फिर हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा कभी। तो हो सकता है इस वजह से वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए। तो मेरे जाने का जो आपने रीज़न पूछा वो यही था, मैं कास्ट इक्वेशन की वजह से। और कास्ट इक्वेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। आज बहन मायावती जी के संग जाटव जुड़ा हुआ है, मुलायम सिंह जी के संग यादव जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस पहले, मुझे ध्यान है जब इंदिरा जी राज करती थी तो 29 से 33% के बीच में कांग्रेस रूल करती थी। कभी मैडम को, इंदिरा गांधी को 33% से ज़्यादा वोट नहीं मिला और 29 से कम नहीं मिला। उसमें कौन थे? मुसलमान, ब्राह्मण और जाटव, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि भी आते हैं और भी आते हैं, लेकिन जाटव भी आता था। तो 3 तो ये मेजॉरिटी में थे उनके साथ। बाकी जैसे आप मान लीजिए एक अमुक जात से आपको उम्मीदवार बना दिया, वो कम्युनिटी आपको दे गई। मान लीजिए ठाकुर को लड़ा दिया उन्होंने, ठाकुर उस वजह से दे गया, भाई 3 मिल ही रहे, ये दे जाओ। इस बार मुझे टिकट भी हाईकमान ने, लोकदल की ने ऐसी ले दी कि भाई जाट हमारा है ही, जाटव इनको मिल ही रहा है, मुसलमान मिल रहा है, ठाकुर ही अपनी वजह से ले आएगा, हो गया MP। और यही सोच के मैं लड़ा भी था, नहीं तो मैं क्यों लड़ता। लेकिन वो इस वक्त तो कास्ट इक्वेशन सब खत्म हो गई ना, मोदी फैक्टर आ गया कि मोदी देश को बचा सकता है, मोदी एकता अखंडता बरकरार रख सकता है। देश ही हो, चाहे वो फुलवाना कांड हो गया, कभी वो बालकोट हो गया, बालाकोट हो गया, कभी EVM की मेहरबानी हो गई, उस इक्वेशन में गिल्ली उड़ गई। आप काफ़ी श्योर थे कि 8 लाख वोट एन ब्लॉक आपको पड़ेगा? नहीं, इक्वेशन और था साहब। हाँ, इक्वेशन था। और जबकि हेमा मालिनी जी ने वोट परसेंट इम्प्रूव किया है, 53 से वो 60% आ गई। हाँ, उनने इम्प्रूव किया, लेकिन लीड उनकी कम हो गई। पिछली बार वो 3,30,000 या 40,000 से जीती थी, अब लेकिन वो तो आपका अलायंस भी हो गया ना? अलायंस हो गया, ये भी रीज़न रहा। लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, आई डोंट डिनाई इट। आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई? ये अलायंस पार्टनर की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिला, या फिर इंटरनल पार्टी क्लैश था, क्या, या फिर कास्ट इक्वेशन ठीक नहीं बैठा आपका? नहीं, कास्ट इक्वेशन की वजह से तो मैं लड़ा ही था, नहीं तो क्यों लड़ता। लेकिन इंटरनल मुझे सपोर्ट नहीं मिला, इंटरनल सपोर्ट नहीं मिला मुझे। और मेरी कम्युनिटी के जो नेता थे या जो मथुरा के सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको वो मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उनको लगा कि ये हो गया। कभी कभी आदमी का ज़्यादा काम करना भी उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। अब मैं चूँकि एक्टिव रहता हूँ, रोज़ अधिकारियों से मिलता रहता हूँ समस्याओं के लिए और बात करता रहता हूँ, वो देखते हैं उन्हें ये साला कुछ नहीं है तो ये अपनी इतनी भाग दौड़ कर रहा है, हो गया तो जाने क्या करेगा। तो उन सब लोगों को अपना फ्यूचर डार्क दिखने लगा। तो मेरी कम्युनिटी के भी जो नेता हैं वो सब भी मुझसे, जो हमारी पार्टी में थे वो भी खिलाफ रहे और अदर कास्ट के भी खिलाफ रहे। नेतृत्व का मुझे पूरा सपोर्ट मिला। अब आप देखिए, अपने हस्बैंड का, अपने ससुर का चुनाव छोड़ के चारू जी यहाँ पड़ी रहीं मेरे चुनाव में। उन्होंने मेहनत करी, भागदौड़ करी, और जैसे ही उनका 11 तारीख को वहाँ चुनाव ख़त्म हुआ, दोनों बाप पिता पुत्र यहाँ आ गए, मेरे संग रहे। तो उनका सपोर्ट में मुझे कोई कमी नहीं रही मिली। लेकिन यहाँ इंटरनल लोगों को मैं डाइजेस्ट नहीं कर, वो लोग मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जब आप कैंपेन के लिए जाते थे तो आपको किस तरह के मुद्दे विकास से जुड़े हुए पूरे मथुरा क्षेत्र में? मैं लोकल इश्यूज़ पे लड़ा चुनाव। मैंने मोदी जी को कभी टारगेट नहीं किया जी। मैंने हमेशा यही कहा, जैसे मैंने छाता शुगर मिल का मुद्दा रखा और मैंने 1 साल का समय मांगा स्पेसिफिक। मैंने 1 साल मुझे दे दो, जीतने के 1 साल के बाद इस चिमनियों में से धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने छाता ही से शुरू करी, क्योंकि जादव ठाकुर जो एक कम्युनिटी है वो हमसे थोड़ी क्लोज़ है। मैं जादव तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ जादव थी। तो हमारा जो निकास है ननिहाल का, वो करौली से नरी और नरी से अवागढ़। तो ये लोग थोड़ा हमको नाना मामा वाला दर्जा देते हैं जादव ठाकुर। यहाँ करीब 52 गाँव हैं जादव ठाकुर। तो नरी सैमरी देवी मैया की पूजा करके मैंने वहीं से शुरू किया। और पहले भाषण में मैंने यही कहा, चीनी मिल मुद्दा है, इसको हम चालू कराएंगे, 1 वर्ष आप दे दीजिएगा, 1 वर्ष में हम इसे शुरू करा दें। तो लोकल इश्यूज़ थे हमारे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी, लोकल क्रिमिनल्स की बात थी, लोकल क्राइम की बात थी। सारे हम लोकल इश्यूज़ को लेके उड़े। और हमने ये भी कहा कि ये रहेंगी नहीं मैडम,
ये दूसरी दुनिया की महिला हैं। आपने 5 साल इनको देख लिया, ये 5 साल में कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या कर लेंगी। हम लोकल हैं, आप रात को आएंगे, मैंने इत्तेफाक से नहीं मिला, मेरे बच्चे मिलेंगे, मेरा भतीजा मिलेगा, मेरी पत्नी मिलेगी, मेरे नौकर मिलेंगे, आपसे पानी की तो पूछेंगे, ये तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। और वो घुसी भी बात, मुझे शुरू में बड़ा अच्छा ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा था, आप ये देखिए। लेकिन ये जैसे जैसे एंड आया है 7-8 तारीख तक मुझको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला, 7 के बाद डिटेरियोरेट हुआ है। अभी हमने देखा कोविड-19 क्राइसिस के दौरान सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म यही हुआ है हमारे जनप्रतिनिधियों का कि वो ग्राउंड पर कहीं नहीं दिखे। तो अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते किसी भी रूप में तो आप क्या और होती साहब, मथुरा की सूरत और होती। सबसे पहले तो एनसीआर में होता मथुरा। 1 पॉइंट प्रोग्राम मेरे जो मन में था, आज आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला काम चाहे प्रधानमंत्री से मुझे कुछ करना पड़ता, एनसीआर में शामिल होता मथुरा। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है, भरतपुर आ गया एनसीआर में, बुलंदशहर आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया, 200-250 किलोमीटर, मथुरा 146 किलोमीटर ये नहीं आया अभी तक। कितना अनफॉर्चुनेट पार्ट है। क्या कर रहे हैं जनप्रति, क्या कर रही हैं हेमा जी? अरे भाई इतनी इम्पोर्टेंट लेडी हैं, इतनी इम्पोर्टेंट महिला हैं और एनसीआर में नहीं ला पाई इसको, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही मथुरा के लिए। अगर जनप्रति आज आप देखिए कोविड-19 का इतना महामारी है, एक दिन उन महिला की जनप्रति की सूरत नहीं दिखी। बम्बई की परिवार यहाँ पड़े हुए थे, वो बम्बई में रह रही थी और उसी दिन वो गवर्नर से, बम्बई के गवर्नर से मिली हैं अपने किसी काम से। और मैंने यहाँ से वो जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, यहाँ की बेटी हैं मथुरा की, अब राज्यसभा की एमपी हो गई हैं, पहले कांग्रेस में हमारे साथी थी वो, तो उनके फादर मेरे फ्रेंड हैं, तो उनका मुझ पर फ़ोन आया। मैंने डीएम से कह के उस फैमिली की हेल्प करी, मुझे पता भी लगा वो कब चलेगा। उसका लड़की का श्वेता वर्मा नाम था उसका बॉम्बे से फ़ोन आया। वो 5 लोग थे यहाँ गोविंदनगर में रह रहे थे पिछले 16 मार्च से। उसने बेचारी, मैंने डीएम से कहा, डीएम ने हेल्प की मेरी और उनको परमिशन दे दी। वो बम्बई से फ़ोन आया कि थैंक, मैंने मुझे थैंक मत दीजिए, प्रियंका जी को थैंक। तो एक वो जनप्रतिनिधि है जो उसको टीस थी, बम्बई के आदमी वहाँ फंसा हुआ मथुरा में, इनको खबर भी नहीं, वो कुत्तों को खिला रही हैं घर में बैठ के। तो जनप्रतिनिधि का काम तो देखिए पब्लिक इसलिए चुनती है, ऐसा नहीं है कि हमसे ज़्यादा दिमाग के लोग पब्लिक में नहीं हैं। हमसे ज़्यादा कैपेबल लोग हैं, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, हमसे ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग हैं, लेकिन वो लीडर नहीं है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आपको इसीलिए चुना जाता है कि आप उनके बुरे वक्त में काम आएंगे, आप उनकी सहायता करेंगे। अगर उन्हें कोई कठिनाई होगी, हमारे पास, मैं कुछ नहीं हूँ, रोज़ सुबह शाम तक इसे छुड़वा दो साहब, उसे छुड़वा दो साहब, इसे यूँ करा दो साहब, उसे यूँ करा दो। ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, आदमी को निभाने पड़ते हैं, क्या करेंगे आप? तो ये इसीलिए तो जनता को चुन। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक एमएलए, वो पूरन प्रकाश तो कभी कभी फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, वो दिख जाते हैं कभी, बाकी मुझे कोई एमएलए एमपी दिखा ही नहीं घूमता हुआ। वो चेक देते हुए दिख जाते हैं, साहब ये चेक दिया, कि वो चेक दिया, अरे चेक, अरे आदमी को देखो क्या तकलीफ़ है, क्या है। हम कुछ नहीं है, इनसे कह के या सैकड़ों और हज़ारों लोगों को हमने सामान परसों तक बांटा है। मैंने सामान कि भाई हमको हेल्प करो यार, सब लोग मिलके, हम भी करते थे, उनसे भी लेते थे हेल्प, लेकिन उनको गरीबों को देते थे कि भाई चलो उनके घर की चूल्हा जल जाए। तो ये जनप्रतिनिधि के काम होते हैं, वो तो इतनी कैपेबल लेडी हैं, एफोर्ड करने वाली हैं, 4-4 करोड़ रुपए ऐड में लेती हो, एक आध 10-5 करोड़ रुपए मथुरा में दे जाती, तो क्या बिगड़ रहा था उनका? तो ये इस वक्त तो बुरे वक्त में तो आदमी को काम देना चाहिए। हम यहाँ उन्हें डर लग रहा है, उनसे किसी ने कह दिया है तुम 70 साल से ऊपर के हो, कोरोना तुम्हें पकड़ लेगा। अरे कोरोना तुम्हारे लिए बैठा है क्या? हम भी तो हो गए 60 के ऊपर। ऐसे सब डर के घर में बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग ये सोच लें कि हम घर एमपी हो गए तो घर में बैठ जाएं, हम एमएलए हो गए घर में बैठ जाएं, मंत्री हो गए घर में बैठ जाएं। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जनता के प्रति।
ठीक है, आप सेव करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप, भगवान न करे आप बीमार पड़ जाएं, भगवान न करे आप दीर्घायु हो, आप लंबी आयु हो आपकी, लेकिन जो जनता ने जिस उम्मीद से आप पूछना है उस पर आप खरे तो उतरिए। आप नहीं आ रही तो अपने आदमियों को भेज दो कि भाई जाके वहाँ हेल्प करो। आप बता दीजिए एक आदमी को मथुरा वृंदावन में या 13 टाउन एरिया हैं उनमें से कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने ये कहा हो कि हेमा जी ने ये मास्क भेजे हैं, ये इन्हें बांट दूँ। बहुत से सोशल वर्क कर रहे हैं लोग, ये जनप्रतिनिधि के काम होते हैं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि तो साहब ऐसे ही हैं, भाग्य से बात ये, इन लोगों को ये मालूम है कि हमारी वजह से तो वोट मिला नहीं, मोदी की वजह से वोट मिला है। मोदी को की वजह से मिलेगा तो फिर जीत जाएंगे, अपने घर बैठो आराम करो। ये है स्थिति जनप्रतिनिधियों की, तो बहुत बुरा हाल है। सर 2 मुद्दे ऐसे हैं, एक यमुना प्रदूषण और छाता शुगर मिल। इसके नाम पे वोट तो सभी ने लिए, लेकिन आज तक उस तरफ कोई काम नहीं हुआ, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए गए उस तरफ। देखिए, ये तो लक्ष्मी नारायण जी जब बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे बीएसपी गवर्नमेंट में, तब बंद हुई, तब बंद 2008 में, ठीक है, और चलती हुई बंद हुई। और मुझे याद है मैं उस इनॉग्रेशन में था जब मुलायम सिंह आए थे, तब इसकी कैपेसिटी 1.5 गुना बढ़ाई थी। इसका मतलब ये ख़राब नहीं थी, ये चलती हुई थी। जब चल रही थी इसीलिए तो कैपेसिटी बढ़ी इसकी, क्योंकि गन्ना ज़्यादा होता था और माल पैदा नहीं होता था, इसलिए उन्होंने कहा बढ़ाओ इसकी कैपेसिटी, गन्ना यहाँ से लो। नहीं तो शेरवानी की फैक्ट्री थी वहाँ इसमें बदायूं के पास, वहाँ जाता था गन्ना हमारे मथुरा ज़िले का, ये उठा नहीं पाती थी मिल, इतना गन्ना होता था। उसी लक्ष्मी नारायण टाइम में सर्वे हुआ और आप ताज्जुब करेंगे, यहाँ से ये रिपोर्ट गई कि यहाँ मथुरा में खारी पानी है इसलिए यहाँ गन्ना पैदा ही नहीं हो सकता। कितनी शर्म की बात है उसी आदमी, क्योंकि इससे लगी हुई 100 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन पे निगाह है लोगों की। उस वक्त भी ये बंद पौंटी चड्डा के चक्कर में की गई थी। ऐसी ये तो देहात में है। बुलंदशहर आप कभी जाएं तो बुलंदशहर जब आप घुसेंगे, अब तो ब्रिज बन गया है वहाँ, मेरी साड़ू है वहाँ, जाता रहता हूँ मैं, तो एक रेलवे क्रॉसिंग था, उसके उल्टे हाथ को शुगर मिल की बहुत बड़ी 40 एकड़ ज़मीन थी वहाँ, 45 एकड़। अच्छा, वो शहर से बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ से समझ लीजिए आप टैंक चौराया, इतनी दूर। अब तो शहर वहीं तक आ गया। 45 करोड़ में वो उसका नीलाम हो गया फैक्ट्री का, मतलब 1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से वो बिक गई। आज वहाँ ज़मीन के रेट आपको मालूम है क्या है? 60 रुपये गज। और पौंटी चड्डा ने ले ली वो। कई मिलें नीलाम हुई थी, वही नहीं हुई, कई हुई थी। तो वही निगाह उनकी यहाँ थी। और बीएसपी की सरकार थी, मायावती का खास आदमी था पौंटी चड्डा। तो उस वक्त योजना ये थी कि इसको इस साली को बंद करके इसकी ज़मीन वहीं के प्लॉटिंग करके बेच के पौंटी चड्डा ही खरीद लेगा। वो खरीद नहीं पाया, तब तक मर गया। फिर यहाँ के लोग थोड़े से चैतन्य थे, उन्होंने भी विरोध किया। मैं सारा ये नहीं कहता वही मर गया, इन्होंने भी विरोध किया, गए वहाँ अप्रोच की। आज भी किसान जा रहा है, राजनाथ सिंह से मिल के आया। राजनाथ सिंह आए थे तरौली में पिछले चुनाव में, घोषणा करके गए थे कि साल भर में मिल चला दूंगा। आज तक राजनाथ सिंह ने लौट के नहीं देखा। यहाँ आपकी आए थे चौमा में, तो लोगों ने कहा उनसे, साहब वो मिल का क्या हुआ? करा रहा हूँ, आ जाना, वहाँ आ जाना। वहाँ गए तो कोई बात नहीं करी। तो वही लक्ष्मी नारायण आज भी हैं, तो उनने ये सर्वे करा के भिजवा दिया खारी पानी है। जबकि यहाँ इतनी गन्ना पैदा होता है, ख़ासतौर से छाता बेल्ट में बेशुमार नहरों का पानी है, खूब होता है, मीठे पानी है वहाँ, खूब गन्ना होता है। तो ये इनकी पॉलिसी मिल की है कि मिल नहीं चले। अब चलाएंगे भी तो, अब हालांकि योगी जी ने भी कहा है नहीं चलेगी, मिल चलेगी। अब हो सकता है अपने चुनाव का इंतज़ार कर रहे हो कि चुनाव से पहले इसको स्टार्ट करा दें, जिसका उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। हो सकता है ये उनके दिमाग में गुणा भाग रहा हो। तेजपाल सिंह रहे, उनने कुछ नहीं किया, वो भी एमएलए थे। भैया मंत्री थोड़ी करेगा सब काम, एमएलए एमपी भी कर सकते हैं सब काम। आदमी में विश होनी चाहिए। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपकी इच्छा शक्ति अगर है तो आप काम कर सकते हो, तो वो आपने नहीं किया। दूसरा रहा सवाल आपने कहा उसका यमुना प्रदूषण का। यमुना प्रदूषण की सब कहते हैं, आप बिल्कुल कहते हो। हर आदमी जाके, मैं भी आचमन ले आया हूँ 2-3 बार और कसम खाए आए कि हम मनवाएंगे, लेकिन हमें तो भगवान ने अभी मौका ही नहीं दिया इस लायक। लेकिन पिछली बार जब रमेश बाबा ने यहाँ से यात्रा निकाली थी, मैं फरीदाबाद तक गया था उसमें। मुझे आज भी उनने राष्ट्रीय महासचिव या कुछ बना रखा है अपनी उसमें, वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, शास्त्री जी, हम, सुनील सिंह वगैरह सब थे वहाँ पर। पिछली सरकार में जब ये लोग गए थे
ये रावत, हरीश रावत जल संसाधन मंत्री थे केंद्र में। तो उस वक्त तो मैं नहीं था जब वार्ता हुई, तो वहाँ एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय हो गया था, MOU साइन हो गया था कि दिल्ली से 22 किलोमीटर टुवर्ड्स मथुरा नीचे पक्के नाले बनेंगे दोनों तरफ, यमुना के उधर भी और इधर भी, जिसमें वो पानी जो सीवेज वाटर आता है या केमिकल युक्त पानी आता है या हरियाणा से जो पानी फैक्ट्रियों का आता है, गार्बेज वाटर आता है, वो आता है, वो सब उस पानी में साफ़ होके आगे जाएगा, यमुना में नहीं गिरेगा। और उसका ट्रीटमेंट प्लांट दोनों तरफ लगेंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट प्लांट से वो पानी साफ़ होके फिर हम उसको जनरेट करेंगे अपने यूज़ के लिए। लेकिन वो यमुना में नाले टेप हो जाएंगे, यमुना में नहीं जाएगा वो पानी। ना उमा भारती वहाँ बैठी थी स्टेज पे, और सारे साधु संत थे फरीदाबाद पे। हाँ, तो मुझे बोलने का 2 मिनट मौका मिला, तो मैं बोला। हालांकि इनको लक्ष्मी नारायण के परिवार को बड़ी नागवार गुजरी कि इनसे क्यों बुलवा दिया, वो शास्त्री जी हमारे भक्त हैं बेचारे, उन्होंने हमें मौका दे दिया। खैर, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं इनसे अनुरोध करूँगा, भले ही वो पिछली सरकार में MOU साइन हुआ था, हरीश रावत जी जल संसाधन मंत्री थे, लेकिन 22 किलोमीटर का वो हो गया, आप उसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। भले ही वो कांग्रेस सरकार के ज़माने की बात थी, UPA गवर्नमेंट की बात थी, लेकिन वो यमुना के हित की बात थी, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो मैं देख रहा था उमा भारती की तरफ, बड़ी गौर से मुझे देख रही थी वो, ये ज़्यादा नेतागिरी की बात कर रहा, उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो दूसरी गवर्नमेंट की वो थी। बहरहाल वो आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, मतलब इसमें ये है नटशेल में, वो कह गई मैं यूँ करूँगी, वो हट भी गई, उनसे मंत्रालय भी तभी ले लिया गया था, उनसे मंत्रालय भी तभी ले लिया, तो अब तो MP भी नहीं है, वो कहाँ है पता नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस पर कुछ करना नहीं चाह रही। अब हम यमुना प्रदूषण, ये अब नाले आज साफ़ हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है उसमें, इससे कहीं साफ़ हो जाएगा यमुना? कि सिल्ट साफ़ कर दी आपने, साइड से चेन कुप्पी की मशीन लगा दी, ये कर दी, ये साफ। अब आप बीच में ये फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई थी, प्रदूषण ख़त्म हो गया था अपने आप। सहारनपुर से हिमालय पर्वत दिखने लग गया था, तो पोल्यूशन जब ख़त्म हो गया तो अपने आप नेचर आ गया आगे। यमुना में ऐसा शुद्ध वाटर आ गया था, कुछ पूछिए मत आप। तो वो सब परिस्थितियाँ अब तो रहेंगी नहीं, अब भीड़ आ गई, फिर फैक्ट्रियाँ फिर चालू हो गई। हमारे यहाँ का जो ये इसके गिलेट का जो काम होता है, उसके सारे आप देखिए बेबी मशीनें जो लगी हुई हैं, वो सारा पानी यमुना में जाता है। हमारी छपाई के कारखाने, इनका सारा पानी नालियों में होके उसमें जाता है, यमुना जी में जाता है। अब वो कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, सब कहीं नहीं है। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए अब, क्योंकि इतनी बड़ी योजना है कि ये कोई जनप्रतिनिधि अपनी निधि से नहीं करा सकता। मान लो मुझे 5 करोड़ रुपया मिलता है, मैं कह दूँ भैया 25 करोड़ रुपया मैंने दे दिया, नहीं होगा कुछ। उसका एक प्लान बनेगा, उसकी एक पॉलिसी तय होगी। यमुना में सबसे बड़ी बात है पानी कम है। मुझे ध्यान है इंदिरा जी एक नहर लाई थी हरिद्वार से, गंग नहर, और वो यहाँ तक लाके गंगा का पानी यमुना में डालना था। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रदूषण नहीं है, लेकिन आप गए होंगे हरिद्वार वगैरह, उधर वहाँ फ्लो बहुत है पानी का, तो गंदगी रुक ही नहीं पाती, जल निर्मल रहता है। वो फ्लो इसलिए है कि पानी की कैपेसिटी बहुत है वहाँ। यमुना में क्या है, बरसात में तो पानी आ जाता है, और मई जून में जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो गंदा नाला का स्वरूप ले लेता है वो, इसलिए वहाँ पानी नहीं आता। पानी नहीं आता तो यमुना प्रदूषित हो जाती है। मथुरा के लोगों की भावनाएं आहित होती हैं, ब्राह्मणों की, और जो भी स्नान करने जाते हैं। तो वो गवर्नमेंट को इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तब होगा। ये स्लेट साफ़ करने से यमुना साफ़ नहीं हो रही। ये तो लोग अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए सब काम करते रहते हैं, लेकिन अच्छा है, इस बहाने यमुना की सेवा हो रही है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका गवर्नमेंट को अलग से एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, इसका प्लान बनाना पड़ेगा। और जो बन गया, या तो नाले पूरे बने। देखिए यमुना यमुनोत्री से लेके और संगम तक बहती है। जो महत्व विश्राम घाट पे है यमुना का, वो यमुना का कहीं नहीं है पूरे क्षेत्र में, यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि भगवान ने यहाँ विश्राम किया था। यहाँ पे स्नान करने का, भैया दूज पे भाई बहनों के स्नान करने का जो महत्व यमद्वितीया पे है, वो कहीं नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। तो इसके महत्व को हमारी सरकार को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंटों ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम तो इसकी भी आलोचना कर रहे हैं।
लेकिन आप थोड़ी हिंदूवादी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट धार्मिक भावनाओं से उत्प्रोत है, आपकी मंदिर से उत्प्रोत है, तो आपको तो धर्म के नाम पर सबसे पहले काम गंगा यमुना को साफ करना चाहिए। और मोदी जी वहाँ वाराणसी में कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है ना वहाँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ तो हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। लॉलेसनेस है, ये दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं शहरों में, उन पर कोई रोक नहीं लग रही, यानी कि पुलिस का भय ख़त्म हो गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुलिस है नाम की। ये जिनसे मैं बात कर रहा था अभी, शैलजा कांत जी हैं, एसपी थे तब, मुझे ध्यान है एक रमेश जोगी नाम का एक गुंडा हुआ करता था, उसको वहीं ऑफिस से अपने हाथ ऊँचे, इनकी अच्छी खासी हाइट है, अपने हाथ से एक हाथ भर ऊँचा डंडा इनके हाथ में था और घुमा के देते थे उसमें, मारते हुए उसे होली गेट तक लाई और पूरे मथुरा ने देखा, छम पड़ गई सबरी गुंडागर्दी, सालों गुंडे ही ख़त्म हो गए। तो भय होता है, पुलिस का इकलाक काम करता है, ये नहीं है कि एसएसपी लेके चाबुक लेके गली गली में घूमेगा, लेकिन पुलिस का ईमानदार अगर अधिकारी आ जाएगा, थाने चौकियाँ पर बिकनी बंद हो जाएंगी, ईमानदार कोतवाल आ जाएगा, जुआ सट्टा बाज़ार में बंद हो जाएगा, आदमी सुरक्षित रहेगा। तो वो अब भय ख़त्म हो गया है, आदमी निरंकुश हो गया है। और फिर हम अपनी कहें, हम राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग, क्रिमिनल जब तक थाने नहीं पहुंच पाता है तब तक उसकी सिफारिश पहुंच जाती है, और सत्ता के लोग जा भाई उनकी ज़्यादा चलती है, हम तो हारे हुए, हमारी तो कोई सुनता नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनसे अटैच्ड हैं। अच्छा, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं रूलिंग पार्टी से जुड़े होते हैं, जिसकी चल रही होती है, तो उनके ही पहुँच जा रहे हैं, ये हमारा आदमी है खास, भाई इसको छोड़ दो, छूट गया। जो क्रिमिनल को दंड मिलता है थोड़ा बहुत, जो डंडे पड़ते हैं उसमें या बेलन चढ़ते हैं उसमें, वो थाने चौकी में ही तो चढ़ जाते हैं, कोतवाली में। जेल में जाके तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है वो, हमें तो जेल भेज दो साहब। जेल गया और वो आराम से अपने पड़ा है, साल 2 साल में जमानत हो जाएगी, क्राइम करके फिर आ जाएगा बाहर निकल के। तो मेरा मतलब ये है कि इस वक्त क्रिमिनल इतना निरंकुश हो गया है, भय ख़त्म हो गया है, पुलिस का भय नहीं है, पुलिस की लोगों को लिहाज नहीं है। आदमी अब बताइए, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, चीत नहीं, 2 आदमी आए, उसने कहा क्या बात है, नहीं तू ही ज़्यादा बोल रहा, धड़ से गोली मार। तो ये क्या है? पुलिस की जब कहो, हमारे यहाँ डैम्पियर में पिकेट लगती थी, मैंने एसएसपी साहब से कहा, मैंने साहब वो बंद हो गई है पिकेट, हाँ अब फोर्स की कमी है। अब इतने के बाद भी हज़ारों की तो भर्ती हो रही है, लाओ फिर भी फोर्स की कमी है, तो फोर्स हम पे तो पैदा होगी नहीं, पुलिस को ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एसपी को करना पड़ेगा। तो इतनी पोस्टें हो गई, डीआई की जगह आईजी हो गई, आईजी की जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठते हैं अब यहाँ आगरा में, पहले एक डीआईजी बैठता था, यहाँ एसपी बैठता था। कितनी पोस्टें, सीओ, पहले एक सीओ हुआ करता था, एक डीएसपी होता था, अब आज हर सर्किल में डीएसपी हैं। कोतवाल भी अब थानों में 2 हो गए, 2 इंस्पेक्टर रहते हैं, एक इंस्पेक्टर कोतवाली होगा और एक इंस्पेक्टर कानून, क्रिमिनल जो देखेगा, लॉ कानून को देखेगा वो होगा। कितनी आपने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, लेकिन क्राइम उससे 10 गुना बढ़ गया। तो कैसे रुकेगा ये क्राइम, ये समझ में ही नहीं आ रहा। सरकार ऊपर से कुछ खूब योगी जी तेज़ी दिखाते हैं अपने मीडिया में, हम तो देखते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 0 सन्नाटा, कुछ निकल के आ ही नहीं रहा। रिजल्ट तो आया कुछ, ऐसा तो दिखे कि हाँ भाई हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स पता नहीं उन्हें फेल कर रहे हैं या क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। किस तरह से प्रदेश चलेगा, देश चलेगा, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं। पहली बार जब चुनी गई हेमा जी, तो हमारे एक सुनील लाड़े मित्र हैं बम्बई में, अब तो एमएलए हो गए, उस बार हार गए थे पिछली बार, वो संग आए इनके, तो हमें वहाँ ब्रिज महोत्सव में मिल गए वृंदावन में। अरे मैंने कहा यार हेमा जी को लेके आओ, तो दूसरे दिन ही ले आए साहब सुबह। तो उन्होंने कहा एक शर्त पिलाऊंगा, तो मैं इन कुछ उद्योगपतियों से मिलवाना पड़ेगा इनको, इसके लिए कुछ सहयोग दिलवाने के लिए, स्पॉन्सरशिप। तो खैर वो आ गई यहाँ, यहीं बैठी रहीं, दोनों सोफे डाल दिए थे हमने, यहाँ रही 1.5-2 घंटे रही मेरे यहाँ। हाँ, तो मैंने बुला लिए थे सब उद्योगपति वगैरह, काफ़ी लोग थे यहाँ मथुरा के ही, और दिया भी उनको 7-8 लाख रुपया दिया। 5 लाख तो कहीं और से मिले, 1 लाख विनोद ने दिए,
इन्हें रवि मित्तल ने दी वगैरह वगैरह, काफ़ी लोगों ने दिया। हालांकि वो 20 लाख का टारगेट बता रहे हैं, मेरे साहब 20 लाख तो इकट्ठा हो नहीं पाएगा, लेकिन हो पाया। खैर, तो उनसे मैंने कहा, मुझसे बोली क्या करना चाहिए मथुरा के लिए। जनार्दन भी था वहाँ, यहाँ बैठा था। तो मैंने कहा मैडम देखिए, नाली, खरंजा, पुलिया, सड़क, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम लोग भी एमपी रहे, हमें मालूम है ये कभी ख़त्म न होने वाली समस्या है, और ना आप कभी ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि इतने नाली, खरंजे, पुलियाँ हैं कि ये बना ही नहीं पाएंगी आप। तो बोली क्या करना चाहिए? मैंने आप 3 काम करिए। बोली क्या? या पूछ लेना कभी उनको, अगर याद हो, पता नहीं याद होगा नहीं होगा। मैंने कहा पहले तो हम मथुरा को NCR में करा दीजिए। हाँ, नो प्रॉब्लम, आई विल स्पीक टू गडकरी, ही विल डू इट। जनार्दन नोट करो। जनार्दन वहाँ बैठा था, उसने नोट किया। बोली और क्या? मैंने कहा दूसरा, मथुरा को आप तीर्थ स्थल घोषित करा दीजिए। जैसे अब बना वो हो गया, बरसाना हो गया, कि गोकुल हो गया, कि वृंदावन हो गया, ये टुकड़ों में हो गए। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? कि रेवेन्यू लॉस होती है शराब की, इसलिए नहीं मथुरा को किया। अरे मथुरा को होना चाहिए था तीर्थ स्थल, तो मथुरा वृंदावन है कि गोकुल वृंदावन? गोकुल भी है, बनारस, बरसाना भी है, नंदगांव भी है, गोवर्धन भी है, सब है। लेकिन जब मथुरा हो जाता पूरा, मथुरा जिला ही धार्मिक स्थल घोषित हो जाता, ऑटोमेटिकली एड आ जाती और एक धार्मिक भावना। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार देखिए चमन हो गया। मैं तो सन 69 से जा रहा हूँ, मेरे भाई वहाँ नौकरी करते थे BHEL में, रानीपुर में रहते थे वहाँ BHEL कैंपस में। तो हम लोग तो सन 68-69 से जा रहे हैं वहाँ। देखते देखते हमारे हरिद्वार स्वर्ग बन गया, चमन हो गया अपने आप। वहाँ पे चूँकि धार्मिक स्थल की वजह से एड मिलने लग गई उनको। बोले उसमें किससे बात करनी पड़ेगी? मैंने कहा उसमें तो दोनों ही से, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी और सेंटर भी करेगी, तब होगा वो। ओके, आई विल स्पीक टू अखिलेश। बोली और बताइए। मैंने और तीसरी बात यह है कि मथुरा से वेस्टर्न और सेंट्रल में जाने वाली सैकड़ों ट्रेनें, बहुत ट्रेनें जाती हैं, लेकिन नॉर्दर्न में जाने की सिर्फ एक है, तूफान मेल, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही है। यहाँ अगर मुझे कलकत्ता जाना हो तो मुझे या तो वहाँ जाना पड़ता है अलीगढ़ या टूंडला, मतलब वो लाइन उधर है। तो मैंने यहाँ मथुरा को उससे नॉर्दर्न रेलवे से कनेक्ट करा दी। ये हमारे मनमोहन सिंह जी ने भी प्रयास किए थे, हालांकि कर नहीं पाए। तो ये था कि इसको हाथरस तक तो है ही लाइन, हालांकि तब ये मीटर गेज थी उस वक्त। तो मैंने कहा ये ब्रॉड गेज हो रही है, इसी को आप हाथरस से कनेक्ट करा दीजिए, मेड़ू जंक्शन तक जाएगी, वहाँ से उसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो मथुरा आने वाला इसमें बैठ के अलीगढ़ पहुँच गया या हाथरस पहुँच गया, मेड़ू जंक्शन, वहाँ से आपको कलकत्ता की ट्रेन मिल गई। या यहाँ से ट्रेन चल जाए जो यहाँ होके निकल जाए, दिल्ली से चले जो उधर होके जाती है अलीगढ़ होके, मथुरा होके यूँ निकल जाए। 1-2 सुपरफास्ट ट्रेनें चल जाएं तो यहाँ के आदमी को इधर जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं। और तूफान मेल वो नाम है उसको, तूफान मेल हो गई है पैसेंजर न के बराबर है। तो बोली अच्छा आई विल स्पीक टू प्रभु, वो कौन था उस ज़माने में, सुरेश प्रभु। वो 3 नाम दिए, आई विल स्पीक टू फलाने, आई विल स्पीक टू। आज तक कुछ नहीं हुआ भाई। एक सर बहुत बड़ा इशू है मथुरा ज़िले में पीने के पानी का। कई गाँवों में पीने का पानी नहीं है, तो उस तरफ भी किसी ने आज तक कोई स्टेप नहीं लिए हैं? नहीं किए हैं साहब। पहले आपको एक यहाँ गांव है इसके पास, क्या नाम है, गोवर्धन के पास, नीम गाँव, वहाँ उसका नाम ही ऐसा था, पाली, पाडल, नीम गाँव, और पानी नहीं है 3 गाँव। ये कहावत थी, पाली, पाडल, नीम गाँव, और पानी नहीं है 3 गाँव। इन तीनों गाँव में पानी नहीं था। ये लोग वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना कुआं था, किसी राजा वाजा ने कभी बनवाया होगा, वहाँ से पानी भर भर के औरतें बेचारी लाती थी। एक ये गांव है यहाँ इसके बगल में, अरे गोवर्धन के नीचे, गुजरों का गांव है, नाम भूल गया मैं उसका। वहाँ हम लोगों ने लगवाया, वहाँ सबरसेबिल, जब हम MP थे। 1.5-2 किलोमीटर से औरतें पानी लाती थी। पैठा में आप पूछ के आइए, सबसे पहला ट्यूबवेल किसने लगवाया। तो पानी सबमर्सिबल लगवा के हमने पानी लगा, 1.5-2 किलोमीटर दूर लगाया ट्यूबवेल, वहाँ से पाइपलाइन डलवा के हमने वहाँ पे एक स्टैंड पहुँचा। अब तो टंकी बन गई है वहाँ, अब तो पानी सप्लाई जल निगम वाले कर रहे हैं। ऐसे ही हमने नीम गाँव में लगवाई टंकी, पाडल में पानी आज भी चल रहा है।
पाली छाता में पड़ता है, छाता में बोरिंग कराई हमने और उसकी सप्लाई फिर गोवर्धन में दिलवाई। तो काम हुए हैं, लेकिन अब उसके लिए अब एक तो हमारे यहाँ ये जो एरिया है पूरा गोवर्धन का, ये टेल पे पड़ता है। हमारे यहाँ 3 कैनाल्स हैं, अपर कैनाल, लोअर कैनाल और माठ डिवीज़न। इसके मुख्य रजवाए 3 हैं, नंदगांव रजवाया, सहर रजवाया और कोसी रजवाया। अच्छा, उसका पानी कोसी का बाद में चला जाता है भरतपुर लोअर कैनाल में होके। तो उस पानी को हम रोक नहीं पाते हैं, उन्हें भी देना पड़ता है। तो वो पानी चला जाता है भरतपुर उधर से होके। तो ये इधर की जो बेल्ट है पूरी फरे वाली, ये जो पड़ती है, ये सब टेल पे पड़ जाती है। तो एपीसी की मीटिंग हुई थी, मैं उसमें ब्लॉक प्रमुख था तब, बहुत पुरानी बात, राज भार्गव एपीसी थे, आगरा में हुई थी क्लाक्षराज। तो वहाँ हम लोग गए तो मैंने ये बात कही थी, ये मिनट बुक में हुई। राज भार्गव ने अप्रिशिएट किया, मैं यंग था, बोले भाई नौजवान लड़के ने बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा आप टेल पे आप डीप बोरिंग करा दीजिए, 200 फुट की बोरिंग कराओ, 300 फुट की पाताल तोड़ बोरिंग करा दो, आपको पानी मीठा मिल जाएगा। उससे क्या है, टेल भर जाएगी आपकी। उसको आप पब्लिक की सप्लाई में मत दो, खेतों में मत दो, उसको सिर्फ नहर में डालो आप, तो उससे पानी आपको मिल जाएगा और किसानों को पानी हमेशा के लिए। बोले इट इज़ वेरी गुड आइडिया, नोट करो भाई। वो नोट वोट किया लिया, ढाक के 3 पात, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये खारी पानी के लिए तो या तो पानी, अच्छा ये माट ब्रांच में हमेशा पानी रहता है, वहाँ पानी खूब आता है, गंग नहर का पानी आता है वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ये बुखरारी माइनर है, इसमें पानी की कोई कमी नहीं। ये जो अपर कैनाल की है, जो ये हाथी वहाँ से आ रहा है, मैंने अभी हथरी कुंड से ये जो पानी आ रहा है जमुना वाला, ये सबसे ज़्यादा है। इसको एक तो वहीं रोक लेते हैं, दिल्ली में पानी बहुत चाहिए, वाटर सप्लाई सारी उससे होती है, हरियाणा पड़ जाता है, उसकी सप्लाई उससे होती है। यहाँ पानी 1400 क्यूसिक पानी चाहिए हमको, और मिलता कितना है हमको? 700-800 क्यूसिक पानी मिलता है मथुरा में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने एक ये देखा, जो भी बीजेपी का विरोध करते हैं उनको या तो राष्ट्र विरोधी कह देते हैं या हिंदू विरोधी कह देते हैं। आप अपने आप को किस तरह का हिंदू मानते हैं? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? वो दोनों तो वोट के लिए हिंदू हैं। हम जन्म से हिंदू हैं, कर्म से हिंदू हैं, जिब्या से हिंदू हैं, संस्कारों से हिंदू हैं। इनसे पूछ लो बीजेपी वालों कितनों के जनेऊ हुए, मेरा तो जनेऊ हो चुका है। हमें तो गुरु मंत्र भी मिला हुआ है, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, रोज़ भजन ध्यान करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पूजा पाठ नहीं करते हैं। हमसे बड़ा हिंदू कौन है? ये हमें सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे हिंदू की। अब वो तो ये इन्होंने बना लिया है कि जो खिलाफ बोलेगा अरे देशद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है। इनके कहने से कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिल रहा है हमको। अब तक कहाँ थे? 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, तब इनके राष्ट्रद्रोही कहाँ थे? सब देशद्रोही थे क्या? तब ये देशद्रोही थे। तो ये इनका कहना गलत है बिल्कुल, ये तो गुमराह करने वाली बात है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, जो हिंदू है वो हिंदू है। और फिर हिंदू और मुसलमान और पारसी और सिख की बात ही नहीं है, राष्ट्र की है, भारतवासी है, हिंदुस्तानी है। देश के लिए आज देश में विपत्ति है तो ये मुसलमान है, ये भी देश के साथ है। मैं ठाकुर हूँ, आप ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र है, वो जो भी हैं, सातों जात हम सब भारतवासी हैं देश के लिए। अब जात कहाँ चली जाती है? मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मैं अमेरिका में था तो हमारे साड़ू के मकान के बगल में ही एक बड़ी सुंदर फैमिली थी, गोरे चट्टे लोग। तो हमने पूछी इनसे कौन है, उन्होंने कहा पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो उनकी वाइफ वो मशीन से घास काट रही थी, तो गुड लुकिंग लेडी थी। तो मैंने ऐसे ही हाय वाय करी, उनसे बातचीत करी, तो हिंदी बोल रही थी। मैं समझा ये अंग्रेज़ है, तो जब हिंदी बोल रही तो मैंने कहा अरे तो आप तो खैर हमारे फिर उनने साड़ू ने, मैंने उनकी तारीफ़ करी तो उन्होंने कहा शाम को बुला देते हैं, बात कर लेना। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कही साहब आप कहाँ के हैं? तो बोले आपके पड़ोसी हैं। तो मैं समझा आगरा के होंगे क्या, अलीगढ़ के होंगे। तो मैंने साहब कहाँ, आगरा से हैं आप, अलीगढ़ से? बोले साहब मैं इस्लामाबाद से हूँ। अरे मैंने कहा तो उनका मतलब था आपके देश का पड़ोसी। बोले हम लोग साहब यहाँ रहते हैं, हमें ये फीलिंग ही नहीं होती है कि इंडियन है, कि हमारे इनसे झगड़े हैं, भारत में लड़ा करो, पाकिस्तान में लड़ा करो। बोले हम सब, और यहाँ हम एशियन सब एक है। बोले यहाँ चीनी,
यहाँ हम अमेरिका का ही खा रहे हैं। हम उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले में अपने को दोषी मानते हैं, हम अमेरिका का ही खा रहे हैं, अमेरिका के यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हमसे गोरा कोई मारेगा तो हम सब एशियन एक हैं। बोले हम सब एक हो जाते हैं, रशियन एक हो जाता है, चाइनीज़ एक हो जाता है, मंगोलिया, इधर के जितने भी हैं हम सब, भारतीय और नेपाल के उसके सब एक हैं। तो बोले वहाँ ये फीलिंग है और यहाँ हम आपस में कटे मरे जा रहे हैं। तो उसका कोई सेंस नहीं है बात का कहना कि हम हिंदू हैं, कि हम राष्ट्र विरोधी हैं, कि फलाने ढिकाने। अब ये कौन होते हैं हमको आपको सर्टिफिकेट देने वाले के? इसी पॉइंट पे हम इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। धन्यवाद आपका।